जय माता की मित्रों, आज रोहिणी नक्षत्र के विषय में अंतिम पाठ लेके हाजिर हुआ हूँ। बाकी सब ग्रह का बता दिया। आज राहु केतु के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि रोहिणी नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रमा के पास, राशि वृष के अधीन आता है और वृष राशि का स्वामित्व शुक्र के पास है। गण मनुष्य, योनि सर्प, पहले चरण में मंगल, दूसरे चरण में शुक्र, तीसरे चरण में बुध और चौथे चरण में चंद्रमा को स्वामित्व प्रदान है रोहिणी नक्षत्र। रही बात योनि, जो हर जातक की नक्षत्रों की वजह से ही प्रदान होती है, तो योनियों के विषय में अलग से पाठ मेरा दिया हुआ है, उसको जाके आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र के विषय में संपूर्ण जानकारी या सब नक्षत्रों के विषय में पर्टिकुलर जानकारी कि उस नक्षत्र से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। वो कोई नक्षत्र का वो नहीं है कि आपका रोहिणी नक्षत्र है तो जो मेरा वो संपूर्ण जानकारी वाला पाठ है आपके साथ वैसा होगा, नहीं। वो पाठ देने का कारण यही है कि जिनके भी रोहिणी नक्षत्र या वो सब नक्षत्र है वो लोग क्या काम कर सकते हैं, प्लस उन लोगों के स्वभाव में कैसा चीज़ उन लोगों को आ सकता है, या फिर प्रश्न कुंडली जब बनती है। सपोज आप कोई ज्योतिष के पास जाते हैं, कोई प्रश्न लेके जाते हैं, तो उस समय ज्योतिष क्या देखेगा? सबसे पहले देखेगा कि गोचर में आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन से चरण में चल रहा है, और उसके ऊपर कौन से ग्रह प्लेस है या कौन से ग्रहों की दृष्टि उस नक्षत्र पे प्लेस है। तो फिर वो आपका प्रश्न जान लेगा कि कौन सा प्रश्न हो सकता है आपका, पहली बात। दूसरी बात, उसका निराकरण भी उस नक्षत्र के द्वारा वो जान लेगा कि योग क्या है, कारण क्या है, प्लस उस समय में योनि कौन सी गोचर हो रही है उस नक्षत्र के साथ, कितने अंश पे है। तो वो नक्षत्रों का पाठ देने का मतलब यही है। वो नक्षत्र आपका फलादेश नहीं है कि मेरा रोहिणी नक्षत्र है, मतलब जन्मकालीन रोहिणी नक्षत्र। जन्मकालीन रोहिणी नक्षत्र किसको बोला जाता है? उसका जिसमें चंद्रमा का प्लेसमेंट। अगर मेरी चंद्र राशि वृष है तो मैं मान सकता हूं कि मेरा हो सकता है रोहिणी नक्षत्र। कौन से चरण में है वो देखने के बाद पता चलेगा, उसका फल अलग होगा। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैंने जब चंद्रमा का आपको बताया था, इसमें वो फल होगा आपका, वो नहीं होगा जो वो पूरा प्रिडिक्शन एक पर्टिकुलर नक्षत्र के बारे में 15-20 मिनट 10 मिनट मेरा बताया हुआ है। वो अलग मैटर है। वो नक्षत्र की विशेषता है कि आज बुध ग्रह की हम लोग विशेषता है कि बुध ग्रह का ऐसा स्वभाव होगा, बुध ग्रह यहाँ के कारक है, जन्म कुंडली में ऐसे फल देंगे, वैसा ही कुछ नक्षत्रों के बारे में। इसलिए सबसे पहले पाठ मैंने नक्षत्रों के विषय में इसलिए दिए थे कि आप नक्षत्रों की विशेषता जानें कि नक्षत्र क्या है, नक्षत्रों का कारक क्या है, नक्षत्रों का स्वभाव क्या है। वो आपका नक्षत्र हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका नक्षत्र वो तब होगा जब उसमें चंद्रमा जाके प्लेस होगा, और चंद्रमा जब प्लेस होगा उसका फल अलग होगा। जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि कौन से ग्रह में कौन सी राशि पे कौन सा ग्रह बैठने से नक्षत्र में उसका फल जो अभी बता रहा हूँ वो फल होगा, वो नहीं होगा जो मैंने पहले बताया हुआ है। वो बेसिक ज्ञान के लिए आपको बताया गया है कि रोहिणी नक्षत्र या किसी का पूर्वा फाल्गुनी या किसी का धनिष्ठा या किसी का अश्विनी, तो जो बताया गया है वो खाली उस नक्षत्र से कनेक्टेड चीज़ें, नक्षत्र का खुद का स्वभाव, वो सब बताया गया है। कि उसमें बताया गया है कि इस नक्षत्र में पैदा होने से जातक कुछ ऐसा हो सकता है, वो जातक कुछ ऐसा हो सकता है नहीं, वो वहाँ पे इसको ये समझे कि उस नक्षत्र का स्वभाव ऐसा है। अब नक्षत्र वो जन्मकालीन आपका होगा कि नहीं होगा वो चंद्रमा डिसाइड करेगा। अगर चंद्रमा उस नक्षत्र में प्लेस है तो फिर वो ये पार्ट जो मैंने चालू किए हैं ये उसी वजह से चालू किए हैं कि आप उसको अच्छी तरह से समझो कि आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में अगर प्लेस है तो कौन से चरण में है, तो उसका ये फल होगा।
अब उसके ऊपर अगर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि है तो उसका ये फल हो। वो सबको सम्मिलित करना पड़ेगा। वो भी 100% नहीं है आपका। 100% तो बहुत कुछ जाके अध्ययन करने के बाद में जाके आपको कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि नक्षत्र है, राशि है, भाव है, कारक है, स्थिर कारक है, चर कारक है, वर्ग कुंडलियाँ हैं, दशा महादशा है, गोचर का इफेक्ट है। तो ऐसा बहुत कुछ है जिसको समझने के बाद में ही हम लोग कुछ बोलने के काबिल होते हैं, किसी का भी। तो आप, मेरी चैनल चलाने का मकसद यही है कि बेसिक नॉलेज आपको हर चीज़ का हो। भावों का पाठ भी मेरा दिया हुआ है, ग्रहों का भी दिया हुआ है, राशियों का भी दिया हुआ है। वो सबको अध्ययन करने के बाद में एक बेसिक नॉलेज जब इंसान को हो जाता है ना, तो हम लोगों को एक दिशा मिल जाएगी। और फिर उस ज्ञान के द्वारा हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि कौन सा ज्योतिष अच्छा हम लोगों को प्रिडिक्ट करके दे सकता है, या फिर हम लोग उसी ज्ञान को, ज्ञान वो बेसिक ही है, लेकिन जब आप उसको डीपली अध्ययन करना चालू करेंगे तो वो ही ज्ञान फिर एडवांस ज्ञान में कन्वर्ट होता है। दृष्टियाँ उतनी ही हैं जितनी इस चैनल में बताई है या किताबों में बताई गई है। भाव उतने ही हैं जो मैं बता रहा हूँ, किताबें बता रही हैं। नक्षत्र भी उतने ही हैं, वर्ग कुंडलियाँ भी उतनी ही। हालांकि वर्ग कुंडलियों के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं बताया। गोचर के बारे में पूरी तरह बताया हुआ है, मेरा सब पार्ट दिए हुए, कौन कौन से ग्रह का गोचर में कौन कौन से भावों में आपके शुभ होता है, कौन से भावों में अशुभ होता है, उनका फल कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दो 3 पार्ट 4 पार्ट मेरा अभ्यास कुंडली के लिए भी दिया हुआ है कि कैसे हम लोग कुंडली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसको आप अपनी कुंडली पे रिसर्च कीजिए, अपने परिवार की कुंडली पे रिसर्च कीजिए और देखिए कि आप कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, और क्या क्या सुधार करने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद में कुछ कहने लायक बनते। ऐसे कहना किसी के लिए भी गलत हो जाता है। कभी नहीं कहना चाहिए कि आपका ये होगा या वो होगा या ये हो जाएगा। और ख़ासकर ख़राब बात तो किसी की कभी किसी को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आदमी इतना सेंसिटिव होता है ना कि हम लोग किसी को बोल देंगे कि ये साल आपका बहुत ख़राब जाएगा। अब ये भी तो हो सकता है हम लोगों को बोलने की वजह से ख़राब जा रहा हो। बोलते हैं ना, मुख में अग्नि का वास होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जो बोलता है वो सच हो जाता है। तो आपको अगर खराब लग रहा है तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे उपाय बता दीजिए जो मैं कई बार पाठ में बताता हूँ, जिससे उसका नुकसान नहीं हो, फायदा हो। तांत्रिक उपायों से नुकसान भी हो सकता है इंसान का, लेकिन जो धार्मिक उपाय है, किसी की उपासना है, किसी का जाप है, किसी का दान है, या जानवरों को खाना प्रोवाइड करवाना है, उससे नुकसान नहीं होता, उससे फायदा ही होता। तो वैसे उपाय बता सकते हैं आप। कोई भी ग्रह की, आपको जिसकी भी समझ में आई, उसी ग्रह से संबंधित आप जानवरों को खाना खिला सकते हैं। उस ग्रह से संबंधित आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या उसके स्त्रोत वगैरह है तो उनके पाठ कर सकते हैं। वो उपाय कभी भी आपके लिए गलत नहीं होगा, चाहे आपका वो ग्रह अच्छा है चाहे बुरा है। नवग्रह स्त्रोत का पाठ किया जाता है। अब 9 के 9 ग्रह तो किसी के बुरे नहीं हो सकते, तो फिर क्यों बताया जाता है कि नवग्रह स्त्रोत का पाठ करो? किस लिए? इसलिए बताया जाता है कि स्त्रोत क्या होता है, हम आराधना करते हैं, हम भक्ति करते हैं किसी की भी, चाहे वो सांसारिक जीव हो। माता पिता क्या है? साक्षात भगवान ही तो है। हम लोग जब उनका चरण छूते हैं तो उनकी भक्ति तो करते हैं। वैसे ही ग्रह नक्षत्र है, हम लोग जब इनके स्त्रोत का पाठ करते हैं तो हम लोग इनके चरण छूते हैं, इनकी भक्ति करते हैं। ऊर्जा तरंग जो प्रसारित होती है बोलने की वजह से, वो पूरे घर को, उसके आसपास के वातावरण को पवित्र करती है। और जब अजपा जाप करते हैं तो हमारे शरीर को पवित्र करती है। हमारे शरीर में जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाती है मंत्र जाप से। स्त्रोत थोड़ा, चाहे ज़्यादा लाउड नहीं हो तो हल्का, मतलब अपने आप को तो सुने ऐसा आवाज़ होना चाहिए। मंत्र जाप जो आपको ही सुने वैसा बोलना चाहिए। मंत्र जाप ऊंचा आवाज़ में नहीं बोला जाता। स्त्रोत का पाठ आप थोड़ा ऊंचा आवाज़ में भी बोल सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी भी शुद्धिकरण होती है और उस जगह की भी शुद्धि होती है।
तो ऐसा ही कुछ मेरा मत है। बाकी आपके भी सुझाव आमंत्रित है। आप चैनल में मेरे को भी गाइड कर सकते हैं, क्योंकि इस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, सबके पास है और सब अपने अपने हिसाब से इसको प्रिडिक्ट करते हैं। अच्छे सुझाव है तो मैं चैनल के द्वारा भी आपका नाम लेके बताऊंगा और मैं भी मानूंगा उस बात को। और अगर मेरे को नहीं लग रहा है कि वो सुझाव सही नहीं है तो फिर मैं वो भी बोलूँगा कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, आप इस तरह से देखिए। तो अच्छे सुझाव आमंत्रित है, अच्छी राय आमंत्रित है। ज्ञान कभी भी किसी को भी किसी भी क्षेत्र में, छोटा हो बड़ा हो, जाति क्या है वो कोई मायना नहीं रखता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, न कोई उम्र होती है। उम्र खाने से ही ज्ञान बढ़ेगा कोई ज़रूरी नहीं है, अभ्यास से बढ़ेगा। आपके प्रारब्ध के भोग अगर ऐसे हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी निकलते हैं। तो चलिए, ये तो अलग विषय है। अब हम लोग चलते हैं राहु और केतु। राहु और केतु की दृष्टि या इनके सामने कोई ग्रह बैठ के इनको देखने का फल कुछ नहीं बताया है। इसमें डायरेक्ट इनका यही बताया है कि ये प्लेस हो किस चरण में, खाली चरणों का फल बताया गया है। तो पहले चरण में अगर राहु रोहिणी नक्षत्र में प्लेस है तो जातक निर्भीक होगा, मतलब उसको डर भय जैसा चीज़ किसी से नहीं लगेगा। वो कैसा भी परिस्थिति में रह सकता है, कैसा भी सिचुएशन, आर्थिक स्थिति उनकी हो सकती है, वहाँ पैदा हो सकता है, लेकिन निर्भय होता है ऐसा इंसान। बदन से दुबला पतला होता है। इनके मतलब जिनको आज हम लोग सब, आज की जो हाई लेवल पीढ़ी की जो भाषा है उसको हम जीरो फिगर बोल सकते हैं हम लोग, तो वैसा इनका बॉडी होता है। दूसरे चरण में राहु अच्छे फल देता है, जातक शक्ति संपन्न होता है। शक्ति संपन्न मतलब इसमें इसको इस तरह से समझे आप कि शारीरिक शक्ति के साथ साथ पारिवारिक और आर्थिक स्थिति से भी शक्ति संपन्न होता है। अच्छी ख्याति होती है, आस पड़ोस में अगल बगल में अच्छा नाम होता है ऐसे इंसान का। तीसरे चरण में राहु हो तो कुछ तकलीफ यहाँ पे दे सकता है, शारीरिक, जैसे स्किन विकार वगैरह वैसे कुछ शरीर में हो सकते हैं। चतुर्थ चरण में राहु हो तो काव्य प्रतिभा होती है, जैसे कवि वगैरह नहीं होते। अब वो कवि जो स्टेज पे आके बोलते हैं वो भी हो सकते हैं, और वो भी हो सकते हैं जो स्टेज पे बोलने के लिए कविता रच के देते हैं, वो भी हो सकते हैं। कवि हृदय या कवि या काव्य प्रतिभा जिनको बोल सकते हैं, जो रचना करते हैं वैसे होते हैं। ज्ञान का मतलब भंडार होते हैं ऐसे इंसान, बहुत अच्छा ज्ञान होता है और अगल बगल में अच्छे प्रसिद्ध होते हैं ऐसे आदमी। दुर्घटनाओं से या यात्राओं से, खासकर छोटी यात्रा जो व्हीकल के द्वारा, जैसे मोटरसाइकिल, दो पहिया वाहन वगैरह, ये सबसे बचने की सलाह ऐसे जातकों को दी जाती है। अगर केतु प्रथम चरण में हो तो ऐसा जातक कोई न कोई तरीके से हमेशा अपने माँ बाप से या अपने गुरु से, अपने दादा, जो भी घर में जो मेन जो हैसियत रखता है, उसका वरद हस्त ऐसे जातकों को प्राप्त होता है। ऐसे जातक मतलब उन्हीं के द्वारा ऊपर उठते हैं और उनका आशीर्वाद सदा इनके साथ बना रहता है। मतलब ये लास्ट तक उन्हीं की कृपा इनके ऊपर रहती है। और दूसरे चरण में अगर हो तो कुछ दृष्टि दोष ऐसे जातकों का हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें अच्छी रहेगी। कुछ दृष्टि दोष मतलब किसी किसी को हम लोग देखते नहीं, किसी का आँख में कोई प्रॉब्लम होता है, दिखता ठीक ही है, हम लोगों को लगता है कि हाँ ये हम लोगों की तरफ देख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो दूसरी तरफ देखा हुआ होता है। या कोई चश्मा वगैरह आँख पे जल्दी, आजकल तो बचपन में ही आ जाता है बच्चों को। तीसरे चरण में अध्ययन के पेशे से जोड़ेगा आपको, टीचर हो सकते हैं या और कोई चीज़ में अध्ययनरत, कोई चीज़ आप शिक्षा ले रहे हैं और दे भी रहे हैं, ट्यूशन भी दे रहे हैं, सारा कोई भी क्षेत्र हो सकता है ऐसा। चतुर्थ चरण में वेदाभ्यास ही बताया गया है, मतलब वेद वगैरह का अभ्यास या पठन करने वाला। और तंत्र मंत्र में कुछ विशेष उपलब्धि ऐसे जातकों को प्राप्त हो सकती है। आयुर्वेद और चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत उन्नति कर सकते हैं ऐसे जातक। मतलब चतुर्थ चरण का केतु अगर रोहिणी नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है ऐसे जातकों को। तो रोहिणी नक्षत्र
आज मेरा संपूर्ण हुआ। सब ग्रहों के बारे में मैंने बता दिए। नक्षत्रों के पाठों का अध्ययन जब आप करें तो एक विशेष चीज हमेशा ध्यान रखें, राशियों से ज़्यादा नक्षत्रों को इम्पोर्टेंस दें। मतलब राशियों का अपना फल है, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन कुछ विशेष इफेक्ट नक्षत्रों के ऊपर अगर रखें तो कुछ ज़्यादा हम लोगों को अभ्यास में देखने को मिलेगा। अगर आप उस तरह से अगर इसको सोचेंगे तो आप खुद पाएंगे जब अभ्यास करेंगे कि नहीं, नक्षत्रों का, क्योंकि नक्षत्र जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ब्रह्मांड में, और सृष्टि का निर्धारण जिनको बोला जाता है या अंत या समापन जिसको बोला जाता है, वो भी नक्षत्रों के द्वारा ही होता है। अगर आप वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, या आप गीता ही पढ़ लो, गीता में भी लिखा है कौन से नक्षत्र में महाभारत चालू होना है, कौन सा नक्षत्र में समापन होना है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जितनी ग्रहों के बारे में बताई जाती है उतनी नक्षत्रों के बारे में बताई नहीं जाती। क्यों नहीं बताई जाती, मैं उस मैटर में नहीं जाना चाहता। मेरा चैनल का मकसद वैसा नहीं है किसी का मैं क्रिटिसाइज करूं। मेरा नक्षत्रों के बारे में ही ज़्यादा बताने का मकसद है, और मैं उसी के बारे में ज़्यादा बताते रहूँगा जब तक मेरे पास बताने के लिए कुछ है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि ये पाठ ग्रहों के बारे में ये सब दो, वो दो, तो मैं ज़रूर दूंगा, ऐसा बात नहीं है नहीं दूंगा। लेकिन जहाँ तक होगा मैं नक्षत्रों के बारे में ही ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि नक्षत्रों से ही निर्धारण होता है ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा होगा। नक्षत्रों से ही निर्धारण होता है कि हम लोगों का जन्म कैसा होगा, हम लोगों के संस्कार कैसे होंगे, हम लोगों के परिवार कैसे होंगे। और नक्षत्र ही डिसाइड करते हैं कि अगर वो चीज़ जो उस नक्षत्र से कनेक्टेड हम लोगों को मिलने वाली थी, अगर बचपन में संस्कारों के द्वारा उस चीज़ को अगर ठीक कर लिया गया, तो फिर उस ग्रह का जो इफेक्ट आने वाले समय में हम लोगों पे आने वाला है वो नहीं आएगा, क्योंकि संस्कार निर्मित नक्षत्र करते हैं। नक्षत्रों से ही कनेक्टेड तिथियां हैं, उसी से ही कनेक्टेड योग है, और उसी से कनेक्टेड पूजा जो हम लोग घरों में रात दिन करते हैं उसका फल है। नक्षत्र ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोगों के घरों में अगर वो संस्कार निर्माण किए हुए हैं पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी, तो फिर बच्चे का खराब नक्षत्र वाला का भी अगर उसको डेली मंदिर जाने का, हम लोग 10-15 साल तक, छोटे बच्चा तो हम लोग ज़बरदस्ती भी तो उसको ले जा सकते हैं। अगर 5-10 साल तक डेली उसको मंदिर का दर्शन करवा दिया तो फिर वो नक्षत्र भी अच्छा फल देना चालू करता है, और ग्रह भी वहाँ पे मजबूर हो जाता है कि नहीं, इसने ये काम अपने बचपन में ही ऐसे संस्कार निर्मित कर लिए कि अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। गोचर का इफेक्ट होता है बाद में, दशा महादशा का इफेक्ट होता है बाद में, लेकिन फाउंडेशन अगर स्ट्रोंग हो गई, शुरू के संस्कार अगर स्ट्रोंग हो गए, तो फिर जो ग्रह का, दशा का, गोचर का अगर खराब इफेक्ट भी आता है इंसान पे, तो उसका मुकाबला कर लेगा, रोएगा नहीं, फिर उसके लिए तकलीफ नहीं पाएगा, क्योंकि शुरू में मजबूती प्रदान हो गई ना। शुरू में उसके संस्कार ऐसे निर्मित हो गए कि आज बता दिया कि चंद्रमा और शनि का विष योग है, या राहु और चंद्रमा का विष योग है, जातक शराबी हो सकता है। कैसे हो? अगर बचपन में उसके संस्कार ऐसे डाल दिए कि डेली मंदिर जाना उसको चालू करवा दिया, माँ बाप के साथ उसके घर में ऐसे संस्कार है कि अपने माँ बाप के चरण छूते थे, उसने देखा तो उसने चालू कर लिया, वो भी बुजुर्गों के चरण छूता है, अपने घर के या बाहर के, तो संस्कार निर्मित हो गया ना। अब वहाँ पे राहुदेव क्या करेगा? अब राहुदेव दूसरे टाइप के फल देगा। अब राहुदेव आपको नशे में नहीं ले जाएगा, अब राहुदेव आपको उस नशे में ले जाएगा
जिससे आपका कल्याण होगा। वो अध्यात्म में ले जाएगा, फिर वो योग में ले जाएगा, फिर उस ज्ञान में ले जाएगा जिस ज्ञान से इंसान का अपना और अपने परिवार समाज का कल्याण हो सकता है। राहुदेव उस गणित को देगा फिर जिस गणित को समझने के लिए आदमी का जीवन, एक जीवन भी कम पड़ जाता है, समझ में नहीं आता है। तो संस्कार अगर अच्छे निर्मित हो, ग्रहों का भी फल अच्छा जातक पे पड़ता है। ये प्रत्यक्ष है। आप अगर अपने परिवारों में, घरों में, या जिनके घर के संस्कार अच्छे हैं उनके बच्चों को अगर आप देखेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। और अभ्यास में भी जब हम लोग देखते हैं कि एक ही समय में 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों का फल अलग अलग क्यों है बड़े होने के बाद, तो आप उनका जब बैक स्टोरी पता करेंगे तो पता चलेगा कि एक घर के संस्कार ऐसे थे और दूसरे घर के संस्कार इससे जस्ट अपोजिट थे, इसलिए ये चेंजेज है। प्रोग्रेस दोनों ने ही की है, लेकिन एक ने गलत रास्ते में कर ली और एक ने सही रास्ते में कर ली। तो आशा है मित्रों आपको समझ में आई होगी। कोशिश यही है कि साधारण भाषा में जो हम लोग आपस में बोलचाल में यूज करते हैं उसी में बताने का मेरा चेष्टा रहता है। बाकी पाठ से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं 100% आंसर दूंगा। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की।